Welcome friends, my name is Bhagwati Sahu. Today is discuss about biochemistry of fertilization. इसका contents है introduction, biochemical factors involved in fertilization, structure of ovum and sperm, acrosomal reaction, conclusion and reference. इंट्रोडक्शन। फर्टिलाइजेशन की क्रिया एक महत्वपूर्ण क्रिया होती है। जितने भी एनिमल्स हैं अपनी संतान उत्पत्ति के लिए फर्टिलाइजेशन की क्रिया करते हैं। इसी क्रिया के द्वारा ही वो अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं। तो फर्टिलाइजेशन होता क्या है? जितने भी एनिमल्स होते हैं जितने भी एनिमल्स होते हैं, तो हम बात करते हैं हायर एनिमल की। हायर एनिमल में हम मैमल्स की बात करते हैं। तो मैमल्स में स्पर्म एंड एग के बीच एक परस्पर क्रिया होती है जिसे हम फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहते हैं। एक पर्टिकुलर स्पर्म एक पर्टिकुलर एग के साथ बाइंड करता है, तो वह क्रिया जो होती है फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहलाती है। तो ये बाइंडिंग प्रोसेस होता कैसे है, इसमें कौन कौन से केमिकल इन्वॉल्व होते हैं? तो यही सब जो प्रोसेस होता है जिसमें बहुत सारे बायोकेमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं फर्टिलाइजेशन की क्रिया में, तो यह बायोकेमिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहलाती है। बायोकेमिकल फैक्टर्स इन्वॉल्व इन फर्टिलाइजेशन। इस क्रिया में कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इन्वॉल्व हैं? तो पहला है जेपी मैट्रिक्स, कैल्शियम, लाइसिन, फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग। पहला है जेपी मैट्रिक्स। यूजिंग द माउस जेपी nomenclature, the JP protein from different mammalian species can be classified into three protein families: JP1, JP2 and JP3. JP का फुल फॉर्म जोना पैलिसुडा मैट्रिक्स होता है। अगर हम एक की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो एक में एक प्रोटेक्टिव लेयर पाया जाता है जिसे जोना पैलिसुडा कहा जाता है। यही जोना पैलिसुडा जो होता है वह एक पर्टिकुलर स्पर्म के साथ बाइंडिंग करता है। स्पर्म के साथ ये बाइंडिंग करता है। तो यह जो बॉन्डिंग, ये मैट्रिक्स ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं और ये ग्लाइकोप्रोटीन जो होते हैं मुख्य रूप से तो ये 3 टाइप के ही होते हैं, लेकिन अलग अलग स्पीसीज में इनकी संख्या भी अलग अलग होती है। अगर हम माउस की बात करते हैं तो माउस में इनकी संख्या 3 होती है। इसमें 3 टाइप्स के जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं वो पाए जाते हैं: JP1, JP2 एंड JP3। और सभी का अलग अलग कार्य होता है। जैसे हम बात करते हैं JP1 का, तो यह एक यूरिन मॉडल में JP1 अनफर्टिलाइज्ड एग के JPS से प्यूरिफाइड होता है। इसका कोई विशेष कार्य तो नहीं है, बस यह स्पर्म को एग के साथ बाइंडिंग में हेल्प करता है। जैसे हम बात करते हैं JP2 की, इसका भी कोई विशेष कार्य नहीं है, यह भी स्पर्म को एग के साथ बाइंडिंग में हेल्प करता है। सबसे महत्वपूर्ण ग्लाइकोप्रोटीन JP3 होता है, जो कि एक महत्वपूर्ण ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो कैपेसाइटेशन में मुख्य भूमिका निभाता है और एक्रोसोमल रिएक्शन को इनिशिएट करने का काम करता है। तो इस प्रकार से ये जो बायोकेमिकल्स बोल सकते हैं, यह जो मैट्रिक्स होता है फर्टिलाइजेशन की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैल्शियम का भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। द रोल ऑफ कैल्शियम चेंजेस एट फर्टिलाइजेशन इज क्लियर इन दैट दे आर बोथ रिक्वायर्ड एंड सफिशिएंट फॉर एग एक्टिवेशन। यह एक एक्टिवेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाउएवर इट इज नॉट एस्टैब्लिश्ड हाउ द स्पर्म causes calcium plus changes in egg at fertilization, nor how different pattern of calcium to plus change affect the embryo development. जिसका जो चेंजेस रूप होता है वो एम्ब्रायो डेवलपमेंट में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लाइसिन भी एक महत्वपूर्ण ग्लाइकोप्रोटीन ही होता है।
egg lysine. Egg lysine is a protein that creates a hole in the envelope of the egg therapy, allowing the sperm to pass through the envelope and fuse the egg. यह क्या करता है? यह एक प्रोटीन होता है जो एग में होल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ताकि स्पर्म जो है एग के अंदर प्रवेश कर सके। फर्टिलाइजेशन प्रोटीन्स आर एक्रोसोमल प्रोटीन्स इन्वॉल्व्ड इन वेरियस रोल ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। इसमें और बहुत सारे एक्रोसोमल जो प्रोटीन्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। फर्टिलाइजिंग एंड एक्टिव फर्टिलाइजिंग, यही दोनों जो फैक्टर्स हैं वो महत्वपूर्ण हैं। फर्टिलाइजिंग, एग के द्वारा एक विशेष प्रकार के प्रोटीन को सिक्रेट किया जाता है जिसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यह एक ग्लाइकोप्रोटीन ही होता है जो ओवम के मेम्ब्रेन में पाया गया है, या ओवम जो एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर या मैट्रिक्स बोल सकते हैं सिक्रेट करता है जिसे फर्टिलाइजिंग कहा जाता है। यह ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं और जिसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है लगभग 30,000 के करीबन होता है। फर्टिलाइजिंग मॉलिक्यूल जो होते हैं रिसेप्टर साइट पाया जाता है इसमें। यह स्पेसिफिक होता है एंड अलग अलग स्पीसीज में ये अलग अलग ही होते हैं। फर्टिलाइजिंग का मेन सोर्स जो होता है एक का जेली कोट या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। फर्टिलाइजिंग ऑक्सीजन की खपत को बढ़ाता है एंड जेली कोट की समग्र गतिविधि स्पर्मेटोजोआ की फर्टिलाइजेशन पावर को कम कर देता है एंड इस प्रकार पॉलीस्पर्मी की प्रक्रिया को रोकने के लिए यह आवश्यक होता है। उसी प्रकार से एंटी फर्टिलाइजिंग जो होता है वो जो होता है स्पर्म के द्वारा सिक्रेट किया जाता है, जो क्या करता है फर्टिलाइजिंग के साथ बाइंड करता है, अर्थात एक के साथ बाइंड करता है और यही जो प्रक्रिया है आगे चल के फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन कहलाती है। स्ट्रक्चर ऑफ ओवम एंड स्पर्म, यहाँ पर हम स्ट्रक्चर के बारे में देख सकते हैं। यहाँ पर ये स्पर्म बताया गया है और ये एक का स्ट्रक्चर है। जैसे हम देख सकते हैं कि इसका सबसे अंदर का एक का प्रोटेक्टिव लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उसके बाद का जोना पेलुसुडा, उसके बाद है यहाँ पर सबसे उसका जो बाहर का होता है वो कोरोना रेडिएटा होता है जिसमें बहुत सारे होल्स होते हैं और इसी को पार करके जो स्पर्म होता है, यहाँ पर स्पर्म बताया गया है, ये स्पर्म इसमें एंटर करता है। तो चूंकि यह क्या होता है इसमें होल्स हैं तो स्पर्म इसमें सीधे ही क्या कर लेता है, इसको इंटर कर लेता है। अब मेन इसको क्या करना है, जोना पेलुसुडा के पास ये जाता है तो जोना पेलुसुडा क्या करता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर है, बहुत मजबूत लेयर है, ठीक है। तो इसको आगे हम समझेंगे। और जैसे स्पर्म है यहाँ पर इसके अलग अलग पार्ट्स हैं, ये इसका हेड भाग है, इसका नेक है और इसका टेल है, ठीक है। तो किसी भी फर्टिलाइजेशन क्रिया में उसका जो स्पर्म का जो पूरा भाग है वो एक में प्रवेश नहीं करता है, ठीक है। पूरा जो भाग होता है वो एक में प्रवेश नहीं करता है, अलग अलग स्पीसीज में ये अलग अलग रूप से एंटर करता है। कैपेसाइटेशन, ठीक है। कैपेसाइटेशन को हम संपर्क भी बोल सकते हैं, ठीक है। कि कैपेसाइटेशन होता क्या है, जब एक पर्टिकुलर एग एक पर्टिकुलर स्पर्म के साथ मिलता है या संपर्क में आता है, या बोल सकते हैं हम कि कैपेसाइटेशन मैमल स्पर्मेटोजोआ की मैच्योरिटी में मॉडिफिकेशन का परिणाम है एंड उन्हें एक उस साइट में फर्टिलाइज करने के लिए सक्षम करने के लिए भी क्या है, यह आवश्यक है। यह कैपेसाइटेशन प्रक्रिया एक बायोकेमिकल घटना है। स्पर्म जो होते हैं सामान्य रूप से चलते हैं एंड कैपेसाइटेशन से पहले मैच्योर दिखते हैं। ये तो हम बोल सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें क्या होती है, एग एंड स्पर्म जो होते हैं एक दूसरे के समीप आते हैं या समीप आने की क्षमता रखते हैं, संपर्क आने की क्षमता रखते हैं, कैपेसाइटेशन की प्रक्रिया कहलाती है।
Acrosomal reaction. When sperm reaches the ovum in the oviduct, it releases the substances known as antifertilizing. It is an acid protein secreted by acrosome. The fertilizing-antifertilizing reaction is specific and this makes a path for the sperm to reach the surface of the ovum. चलिए इसको डायग्राम से समझेंगे इसमें क्या होता है। कैपेसाइटेशन की क्रिया हो जाती है, एक दूसरे के संपर्क में वो आ जाते हैं, स्पर्म और एग जो होते हैं एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं, तब कैपेसाइटेशन रिएक्शन के फलस्वरूप स्पर्म का मॉडिफिकेशन होता है जिससे स्पर्म कैपेबल हो जाता है। अब इसमें एक्रोसोमल रिएक्शन होता है। कैपेबल स्पर्म को एक के साथ फ्यूज होना है। हम जानते हैं कि एक के चारों ओर क्या पाया जाता है, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन पाया जाता है। तो बाहर में इसे क्या है, बाहर में इसके कोरोना रेडिएटा है, तो कोरोना रेडिएटा में तो होल्स होते हैं, तो ये क्या करता है, इसको इजीली ही पार कर लेता है। इसके बाद ये जो जोना पेलुसिडा होता है उसके साथ ये बाइंड करता है। तो बाइंड करेगा तो यहाँ पर सबसे पहला इसका प्रोसेस है पैनिंग प्रोसेस यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम, ये एग है, पूरा एग है, ये एग का न्यूक्लियस है और यहाँ से क्या करता है, कैपेसाइटेशन होने के बाद ये जो स्पर्म होता है वो एग के जोना पेलुसिडा प्रोटेक्टिव लेयर के साथ ये बाइंड करता है। तो जोना पेलुसिडा में 3 प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जिसमें से JP3 जो मैट्रिक्स है या ग्लाइकोप्रोटीन होता है वो क्या करता है, इसको इसके साथ बाइंड करने में हेल्प करता है, जिसके कारण जो स्पर्म होता है वो इससे बाइंड करता है। या बोल सकते हैं कि जो JP3 होता है वो स्पर्म को रिकॉग्नाइज करता है सबसे पहले एंड जोना पेलुसिडा के साथ ये पहले बाइंड होता है। तीनों ग्लाइकोप्रोटीन स्पर्म को जोना पेलुसिडा के साथ बाइंडिंग में हेल्प करते हैं। JP3 जो होता है स्पर्म को एक्रोसोमल रिएक्शन के लिए इनिशिएट करता है। एक्रोसोमल रिएक्शन के दौरान एक्रोसोम का हेड पार्ट का उसका टीप भाग जो होता है उसमें क्या पाए जाते हैं, लाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये एक्रोसोम जो वेसिकल्स होते हैं, इसमें जो वेसिकल्स होता है उसमें क्या होते हैं, वेसिकल्स में प्रोटीएज होते हैं। ये प्रोटीएज प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। एक्रोसोमल रिएक्शन में हेड ऑफ द स्पर्म में एक्रोसोमल विजिबल जो होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं, जो लाइटिक एंजाइम रिलीज करते हैं एंड जोना पेलुसिडा डाइजेस्ट हो जाती है। इस रिलीजिंग प्रोसेस को एक्रोसोमल एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। एक्रोसोमल रिएक्शन के फलस्वरूप जोना पेलुसिडा में होल हो जाता है एंड स्पर्म एग के पास पहुंच जाता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, पहला बाइंडिंग प्रोसेस है, फिर उसके बाद है एक्रोसोमल रिएक्शन हो गया, इसके अंदर ये क्या हुआ, ये अंदर घुसना स्टार्ट किया। तीसरा प्रोसेस यहाँ पर दिया है पेनेट्रेशन थ्रू जोना पेलुसिडा। ये क्या कर जाता है, जोना पेलुसिडा में ये पेनेट्रेट कर जाता है। उसके पश्चात ये क्या होता है, जिसमें क्या करेगा, ये फ्यूज करेगा, है ना। फ्यूज करने के बाद ये क्या होगा, स्पर्म न्यूक्लियस एंटर्स एक साइटोप्लाज्मा। उसके बाद ये क्या कर जाता है, एक के साइटोप्लाज्म में एंटर्स कर जाता है। इस प्रकार से फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया होती है वो पूर्ण हो जाती है। इस प्रकार से इसमें भी देख सकते हैं, जैसा मैं बताई कि स्पर्म के हेड पार्ट में क्या होते हैं, लाइटिक एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीएज, जो क्या करता है, इस प्रकार से एक के जोना पेलुसिडा को गलाने का काम करता है। इस प्रकार से वो उसको गला देता है, फिर उससे इंटर करने के बाद वो एक के साइटोप्लाज्म में क्या कर जाता है, इंटर कर जाता है। इस प्रकार फर्टिलाइजेशन की क्रिया क्या हो गई, कंप्लीट हो गई और इसमें जो बायोकेमिकल्स हैं उन्हीं के द्वारा हुई, इसलिए बायोकेमिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजेशन कहलाता है। कंक्लूजन यही है कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया ऐसे ही संभव नहीं होती है, इसमें कुछ बायोमॉलिक्यूल्स, JP मैट्रिक्स
एंटी फर्टिलाइजिंग एजेंट काम करते हैं, जिसके द्वारा ही फर्टिलाइजेशन की क्रिया पूर्ण होती है। ये फर्टिलाइजेशन की क्रिया एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, जिसके द्वारा एक जीव जो होता है अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाता है। फ्रेंड्स, थैंक यू।